हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले चैप्टर 1 के भी एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following business enterprises does not have a separate legal entity? इनमें से क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, मतलब किस किस टाइप का जो है बिजनेस होता है, तो जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपने नोट्स की वीडियो नहीं देखी है तो नोट्स की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से ऐसा कौन सा बिजनेस एंटरप्राइजेज है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो जैसे पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन तीनों का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनके लिए एक्ट बने हुए हैं, जिसके बाद इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। जो ओनर है वही उसके लिए हमेशा जिम्मेदार होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है ना कि जैसे मैं ओनर हूँ, मैंने अपना बिजनेस खोला, लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई और मैंने उधारी तो बहुत सारा ले रखा था और उसके बाद मेरा जो है बिजनेस डूब जाता है। अब बिजनेस डूब जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, बिजनेस के जितने भी असेट्स हैं वो बेचेंगे और जहाँ से मैंने उधारी लिया है वो अपना पैसा लेंगे वापस। अगर उससे भी उनका पैसा पूरा नहीं होगा तो वो मेरे पर्सनल असेट्स को भी बेच सकते हैं। इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, जब हम सिर्फ और सिर्फ जितना बिजनेस का असेट्स है वो उतना ही यूज़ कर सकते हैं, हमारे पर्सनल असेट्स पे नहीं जा सकते। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि ओनर के पर्सनल असेट्स को भी बेचकर जो है रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में यही होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। आगे के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चीज़ें और कवर होंगी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड हैं। बिजनेस जो है एक तो आपका अलग तरीके का, मतलब कि और अदर बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस दोनों को सेपरेट रखा गया है। तो बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा जो है पार्टनर्स अलाउड नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सी चीज़ डीमेरिट है, मतलब ये चीज़ सही नहीं है पार्टनरशिप खोलने में। ये जो चीज़ है ना वो सही नहीं है बेसिकली। और चीज़ें तो बिल्कुल सपोर्ट में, मेरिट है उसका, लेकिन अब क्या डीमेरिट है। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना गुण और दोष, तो हमसे पूछा हुआ है दोष कि पार्टनरशिप करने के पीछे हमें क्या दोष मिलता है। सबसे पहली बात, सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा तो होता ही नहीं है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि किसको कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। जो जितना कैपिटल लगाता है नॉर्मली उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ऐसा भी नहीं होता है सब जो जितना भी वो चाहें अपने पार्टनर से एग्री करके किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं और चाहे तो खुद भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। डोमिनेंस ऑफ वन पार्टनर की डोमिनेंस वहाँ पे बिल्कुल भी बनती ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पर है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। वहाँ पर जो सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अगर बिजनेस के साथ कुछ हुआ तो जो है सबके पर्सनल असेट्स तक भी बात आ जाती है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट दैट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है तो कौन से डॉक्यूमेंट का जो है डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो होता है पार्टनरशिप डीड। हालांकि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन ओरल बनाना सही नहीं है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर। पार्टनरशिप फर्म को जो है हम रजिस्टर कराना चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। करा लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो लीगल हो जाएगा एंटिटी। तो उसके बाद जैसे हमारा पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना हुआ है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम चाहें तो अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर इसके तहत करवा सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इनमें से क्या चीज़ मेंशन नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड में पहले तो नेम ऑफ द फर्म मेंशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस कब तक चलेगा ये भी उसमें मेंशन होता है, मेथड्स ऑफ, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस को मेंशन नहीं किया जाता है। रेशो मेंशन होता है कि हाँ किसको कितना रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, लेकिन अमाउंट कौन बता सकता है कि कितना फायदा होगा कितना नुकसान। इसलिए आपका 7 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पार्टनर हु इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लेंड्स हिज नेम फॉर पब्लिक रिलेशंस पर्पस। एक ऐसा पार्टनर जो कि एक्चुअली में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन अपना नाम को यूज़ करता है कि मैं तो इस बिजनेस में पार्टनर हूँ, किसके लिए, अपने पब्लिक रिलेशंस पर्पस के लिए। तो ऐसे पार्टनर मतलब कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मान लो जैसे मैंने अपना बिजनेस खोला हुआ है, तो हम 10 लोग पार्टनर हैं, उसमें से एक मेरा कोई बहुत ही फ्रेंड है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो उसको क्या मैंने पब्लिक के सामने ये दिखा दिया कि ये मेरा पार्टनर है, लेकिन वो एग्जैक्टली में एक्चुअली में पार्टनर नहीं है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा है पब्लिक रिलेशंस में, उसकी अब रेपुटेशन भी बढ़ गई कि हाँ ये तो उस वाले बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है ना। तो ऐसे पार्टनर्स को नाम दिया जाता है नॉमिनल पार्टनर। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर हुज एसोसिएशन विद फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। अब दूसरा उस टाइप के पार्टनर जो कि फर्म में एसोसिएटेड तो है, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता, मतलब कि वो सीक्रेटली तरीके से हमारा पार्टनर है, उसके बारे में पब्लिक को नहीं पता, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं है, मतलब 3 पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, 1 पॉइंट गलत है। तो फटाफट से हम सारे पॉइंट्स को पढ़ डालते हैं, पता चल जाएगा। जो माइनर पार्टनर होता है डेफिनेटली वो 18 ईयर से छोटा होगा। ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि जब वो मेजॉरिटी के एज पे आ जाएगा तो वो कंटिन्यू करे या ना करे, ठीक है ना, ये उसके पास खुद का ऑप्शन है। ही हैज़ टू बियर लॉसेज ऑल्सो, बिल्कुल नहीं, ही शेयर्स ओनली प्रॉफिट। माइनर पार्टनर की सबसे अच्छी बात यह है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तब तो वो शेयर करेगा, लेकिन लॉस होगा तो वो कभी शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप इज बाय बर्थ। इसमें से कौन सा एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो मेंबरशिप है ना ऐसी मतलब जन्म से ही बन जाते हैं। अगर आप उस परिवार में पैदा हुए हो तो आप भी उस जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हो। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए ये हमारे इंडिया के अंदर ही प्रिवेल है, बाकी दूसरी कंट्री में देखने को भी नहीं मिलता। तो वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये भी इस टाइप का बिजनेस होता है जिसमें बेसिकली नाम से पता चल रहा है हिंदू रिलीजन में जैसे ही उनके बच्चे होते हैं वो भी उनके मेंबर्स बन जाते हैं। तो इसी में जो है ना आपकी सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसको किस लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है, ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया और हमें याद भी रखना है। वो है उसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट है, द पर्सन इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हु कैरीज ऑन द बिजनेस एंड इज द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड दी। जो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है उसमें वो पर्सन जो कि उस बिजनेस को कैरी करता है नॉर्मली वो फैमिली का हेड होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कर्ता। 13 का आपको सी ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज वाइल दैट ऑफ अदर मेंबर इज, मतलब कि अगर हम बात करें ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें सभी के मतलब और मेंबर के तो जो भी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होता है, लेकिन कर्ता की जो लाइबिलिटी होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। इसलिए 14 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रनिंग अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर मस्ट बी एट लीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स इन अ फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाने के लिए कम से कम उस फैमिली में 2 मेंबर का होना अनिवार्य है। अगर उससे भी कम लोग एग्री नहीं होते हैं आपके बिजनेस के लिए, फैमिली वाले में आजकल वैसे ही देखा जाता है, तो वो बिजनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड, ठीक है। 16 क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों का सेपरेशन होता है, मतलब कि जो बंदा उस बिजनेस का ओनर है
वो उसका मैनेजमेंट करे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि नॉर्मली केसेस में होता ही नहीं है। तो ऐसा होता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं इतने सारे, लेकिन उनका मैनेजमेंट कोई और ही कर रहा होता है, ठीक है ना। हालांकि जो मैनेजमेंट करता है उसका भी काफ़ी तगड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके पास भी शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट करके रखा गया है, तो वो होती है कंपनी। नेक्स्ट, या कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट, एक कंपनी कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है, ठीक है ना, बिना, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ के बिना वो कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब तक किसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, तब तक वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती हुई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, कॉमन सील ऑफ अ कंपनी एज इट्स, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी को एक कॉमन सील मिलती है। कॉमन सील जो है ना किस तरीके का फंक्शन करता है, एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। क्योंकि कंपनी जब एक बार बन गई ना, एग्जिस्टेंस में आ गई, तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। तो कंपनी और मैनेजमेंट सब अलग हैं उनके, तो जिस वजह से एक कॉमन सील इशू किया जाता है जो किस तरीके से काम करता है, एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, वो इनमें से क्या क्या काम कर सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे शेयर होल्डर या मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। एक कंपनी जो है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल, एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो किसी भी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है और अपने मेंबर को भी स्यू कर सकता है, और कंपनी को भी जो है उनके मेंबर या कोई थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। तो ये तीनों के तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज साइन बाय द प्रोमोटर्स विद द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना प्रोमोटर साइन करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, किसके भी यहाँ पर प्रपोज्ड कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आ चुकी होती है, प्रपोज्ड कंपनी पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो होता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड बाय विच अथॉरिटी, जो किसी भी कंपनी को जब आप खोलते हो तो उसके नेम के लिए ना अप्रूवल लेना पड़ता है। नाम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी किसी का है या फिर बड़ा मिलता जुलता कंफ्यूजिव टाइप, ऐसा नाम नहीं होता, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी के नाम के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम एप्लीकेशन है वो किस अथॉरिटी को भेजते हैं, तो वो भेजा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड्स इन पब्लिक कंपनी एंड इन अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी को दो भागों में डिवाइड किया है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स को इशू नहीं करती है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जिसमें जनता डायरेक्ट जो है उनके शेयर्स को खरीद सकती है। तो इन दोनों में जो डायरेक्टर होते हैं ना, जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकते हैं पर उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 22 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपनी इज स्टेबल, कंपनी की जो कॉन्टीन्यूटी होती है ना वो बहुत ही स्टेबल होती है। एक बार चल गई, एक बार मतलब हमने स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात यह है कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी कोई और बंदा उस कंपनी का मालिक बन जाता है, जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डर्स और शेयर्स आ गए वो उसका जो है मालिक बन जाता है, ठीक है ना। तो स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। 23 हो गया हमारा। 24 क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंपलसरी रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब जो है एक और टाइप का आपका आ गया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है ना रजिस्टर कंपलसरी, जैसे कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी जो है रजिस्टर्ड कराना बहुत ही कंपलसरी होता है, और उसको रजिस्टर कराया जाता है दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, ठीक है। आपको इसका जो एक्ट है ना, एक एक दो दो 3-4 ही तो एक्ट है, आप जरूर याद करना, ईयर में कभी भी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें कम से कम जो है 10 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 25 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इज अ लिमिटेशन ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
किस वाले ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी रहती है? तो पार्टनरशिप है, जहाँ पर कि शुरू में जब बिजनेस खोलते हैं तब तो उनमें बड़ी अच्छी बात रहती है चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे मनमुटाव कुछ ना कुछ को लेकर हो ही जाता है। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो किस में है? पार्टनरशिप के अंदर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा क्या? वो तो खुद का दुकान है, उसका खुद मतलब खुद का बिजनेस है, अकेले का बिजनेस है, वो किससे लड़ेगा? कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। कंपनी का तो सीन ही अलग है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि सारे फैमिली के ही लोग होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं पार्टनरशिप के अंदर। नेक्स्ट है, इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज डैश वाइल ऑफ अदर पार्टनर्स। अब देखिए, पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया क्या था कि पार्टनरशिप में जो है ना, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन एक दूसरे टाइप का भी पार्टनरशिप है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर की बात ये है ना कि उसमें कम से कम एक पार्टनर के जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होना चाहिए, बाकी सारे पार्टनर्स के जो है वो लिमिटेड हो सकता है। ठीक है ना, ये कंडीशन होती है लिमिटेड पार्टनरशिप की, इसलिए 27 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दी, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है? तो अमूल जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी मेंशन है। तो अमूल जो है एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, राहुल वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। राहुल जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ऐसा बिजनेस जिसमें इनिशियल कॉस्ट जो है ना कम से कम लगाना पड़े। तो उसको कहाँ जाना चाहिए, मतलब उस कौन सी चीज़ वो खोल सकता है? तो इनिशियल कॉस्ट जो है ना सबसे कम आपका किस में लगेगा? इनिशियल कॉस्ट अगर हम बात करें तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, क्योंकि वो बिजनेस हम बहुत ही छोटे स्तर पे खोलते हैं। जैसे मुझे दुकान खोलना है, किसी भी चीज़ का दुकान हो सकता है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं ऐसी चीज़ों का दुकान खोलूँ जो इसमें बहुत तगड़ा कैपिटल। अगर मान लो हमें ग्रोसरी की शॉप खोलनी है, हमें थोड़े से इनिशियल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे कम पैसे की ज़रूरत सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी में तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए इतना तामझाम होता है एंड ऑल, और इसमें भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए तो अलग ही कंडीशन है। ठीक है ना। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपनी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के पास बहुत सारा होता है। क्यों? क्योंकि हम जनता को इन्वाइट करते हैं और वो हमारे शेयर्स खरीदते हैं, हमारे पास बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, जिस वजह से वहाँ पर एक स्कोप है किस चीज़ का, क्या हम उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा हम उसमें लोगों को रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, हमारा एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है ना। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेंशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो इस वजह से उसका जो है हम एक्सपेंशन धीरे धीरे कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कंपनी जो है ना हमेशा जो है धीरे धीरे एक्सपैंड ही करती रहती है, उसका रीज़न यही है। तो हमारे टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे। होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर अगर नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।